स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल फाइनेंस बिल है, न कि मनी बिल। इस बिल को आर्टिकल 117 के तहत पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो फाइनेंस बिल के प्रोविजन से रिलेटेड है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में हम मनी बिल और फाइनेंस बिल से जुड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग है। सबसे पहले तो बात फाइनेंस बिल के बारे में। दरअसल कोई भी बिल जो रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है उसे फाइनेंस बिल कहते हैं। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल 117 सेक्शन 1 के मुताबिक किसी बिल में यदि आर्टिकल 110 सेक्शन 1 के ए से एफ तक से संबंधित कोई क्लॉज हैं तो उन्हें पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी और इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकेगा। मनी बिल भी दरअसल एक प्रकार के फाइनेंस बिल ही हैं। ये बिल सिर्फ आर्टिकल 110 सेक्शन 1 क्लॉज ए टू जी में दिए गए क्लॉजेस के अंडर आते हैं। फाइनेंस बिल को स्पीकर सर्टिफाई करते हैं, यानी कोई बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल ये स्पीकर तय करते हैं। आर्टिकल 110 के मुताबिक मनी बिल उस बिल को कहेंगे जिसमें टैक्स, रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स बोरोइंग ऑफ मनी या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात हो। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? किसी भी ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंस बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही पेश होता है। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में ये प्रोविज़न होता है कि राज्यसभा इसमें अपने सुझाव दे सकती है। मनी बिल के मामले में राज्यसभा अगर कोई सजेशन देती भी है तो लोकसभा को उन्हें मानने की बाध्यता नहीं है, यानी लोकसभा उन सजेशंस को रिजेक्ट भी कर सकती है। मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है और पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी ज़रूरी है। मनी बिल पास कैसे होता है? पहले इसे लोकसभा में पास कराया जाता है, वहाँ से पास होने के बाद मनी बिल को राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को इसे 14 दिन के भीतर वापस लौटाना होता है। यदि राज्यसभा किसी तरह के चेंज का सुझाव देती है तो ज़रूरी नहीं कि लोकसभा इसे एक्सेप्ट करे। लोकसभा अगर सुझावों को रिजेक्ट भी कर देती है तब भी ये बिल पास माना जाता है, और अगर राज्यसभा 14 दिन में कोई जवाब न दे तब भी ये बिल पास ही माना जाता है। यानी मनी बिल को पास कराने में मुख्य भूमिका लोकसभा की ही है। मनी बिल के मामले में दोनों हाउसेज में डिफरेंसेस होने के मामले में ज्वाइंट सिटिंग का भी प्रोविज़न नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो मनी बिल के मामले में राज्यसभा के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी रोल है। वहीं इसकी तुलना अगर किसी ऑर्डिनरी बिल से करें तो राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है, जिससे लोकसभा को सहमत होना पड़ता है। और अगर बिल पास करने में दोनों हाउसेज में गतिरोध बन जाता है तो प्रेसिडेंट ऐसे मामलों में दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग सम्मन करते हैं और तब बिल को पास कराया जाता है। पिछले कुछ सालों में सरकार ने डिस्कशन से बचने और अपोजिशन के सुझावों को दरकिनार करने के लिए कई बिल्स को मनी बिल के रूप में पेश किया है। इनमें सबसे चर्चित एग्जाम्पल आधार एक्ट 2016 और फाइनेंस एक्ट 2017 का है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सरकार के मनी बिल के रूप में पास कराए गए फाइनेंस एक्ट 2017 के अमेंडमेंट्स को स्ट्रक डाउन कर दिया था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई लीड कर रहे थे। उससे पहले आधार एक्ट में अपनी असहमति जताने वाले एकमात्र जज और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया था। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।